Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8 and as per book of 2 of class 12th sociology it is chapter number 1. पर सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 7 प्रोजेक्ट वर्क था इसलिए उसका वीडियो नहीं बनाया है। उससे पहले 6 चैप्टर अवेलेबल हैं और 8वां चैप्टर ये है सोशियोलॉजी का। इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी या जो भारत के अंदर सामाजिक परिवर्तन हुए वो क्या क्या है वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। स्ट्रक्चरल चेंज, अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म। सबसे पहले तो हमें कॉलोनियलिज्म को समझना है। देखो, एक देश कॉलोनी होता है जिसके ऊपर राज किया जा रहा होता है और जो देश राज करता है उसको कॉलोनियल बोलते हैं। तो कॉलोनियलिज्म सिंपली मींस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर द अनदर। कॉलोनियलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए एक देश दूसरे देश पे क्या करता है, शासन करता है। इन अदर वर्ड, अ डेवलपिंग कंट्री इज रूल्ड बाय अ डेवलप्ड कंट्री। और आसान शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक डेवलपिंग देश या अंडर डेवलप्ड देश के द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न colonialism, ब्रिटिशर्स रूल्ड मोर देन 200 years ऑन इंडिया। 200 साल तक वो हमारे पे राज करे एंड हैज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न पीरियड। और हमारे भारत पे उनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, अब प्रभाव क्या पड़ा वो देखते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर अर्लियर रूल। और अगर हम उससे पहले देखें, यहाँ पे खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए, लोधी आए, ठीक है ना। पर अगर उन सबके और इनका कंपैरिजन किया जाए तो ये ज्यादा बुरे थे। वो लोग भी ठीक थे, उन्होंने शासन किया भारत के अंदर, पर उन्होंने भारत के कभी कल्चर को या ट्रेडिशन को, इवन इकोनॉमी को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा, हमें डिवाइड किया, हमें सब कुछ एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। द इम्पैक्ट ऑफ colonial रूल इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर अर्लियर रूल बिकॉज द चेंजेस ब्रॉट इन वर ऑफ रीचिंग एंड डीप, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश rulers and the change in the Indian society due to colonialism found a special place in its development। और अगर आप देखो भारत के विकास में या भारत को मतलब चेंज करने में कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती थी उनका बहुत मेन रोल रहा है। पर याद रखना, हमेशा इंडियन सोसाइटी को उन्होंने बदलना तो चाहा, पर किसके लिए? सिर्फ अपने हित के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमें भारतीयों का विकास करना है। In India, they established the East India Company and slowly took the power to rule in their own hands। भारत के अंदर उन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और किसकी परमिशन लेकर वो भारत आए थे? जहांगीर की। फिर 1757 की लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला को किसने हराया था? मीर जाफर ने, क्योंकि मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी उसके साथ मिलके, ठीक है ना, अंग्रेज के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो ये सब चीजें हुई थी इंडिया के अंदर, फिर वो यहाँ पे जम गए और 1757 से लेके अगर आप देखो 1947 तक वो भारत में रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, 1857 की क्रांति जो 10 मई को शुरू हुई थी मेरठ से, मंगल पांडे जी ने की थी, वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। तो उस युद्ध में मंगल पांडे ने जो मेरठ की क्रांति या जिसे हम स्वतंत्रता का पहला संग्राम युद्ध भी कहते हैं, उसकी वजह से 1858 का एक्ट पास हुआ जिसके तहत ब्रिटिश महारानी ने सारी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले ली थी। प्री कैपिटलिस्ट टाइम, अगर हम उनसे पहले कैपिटलिस्ट होते हैं पूंजीवादी लोगों से पहले का समय। देयर इज अ वाइटल डिफरेंस बिटवीन द एम्पायर बिल्डिंग ऑफ प्री कैपिटलिस्ट टाइम एंड दैट ऑफ कैपिटलिस्ट टाइम। बहुत अंतर था अंग्रेजों के बीच में और उनसे पहले वालों के बीच में। द प्री कैपिटलिस्ट कॉन्क्योर बेनिफिटेड फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ एक्सिस्टिंग अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट। दे डिड नॉट इंटरफेयर विद द इकोनॉमिक बेस। वो हमारे मतलब कि इतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करते थे जो अंग्रेजों से पहले शासक थे भारत के अंदर। पर दे सिंपली टुक द ट्रिब्यूट दैट वाज स्कीम्ड ऑफ द इकोनॉमिक सरप्लस। वो किस लिए भारत को यूज करते थे? ताकि वो आर्थिक कमाई कर सके अपनी, और वो भारत का पैसा भारत में ही खर्चते थे, अंग्रेजों की तरह नहीं कि अपने देश में ले जाते थे। पर अगर हम अंग्रेजों की बात करें उस समय क्या हुआ? इन कॉन्ट्रास्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म which was based on a capitalist system directly interfered to ensure greatest profit and benefit to British capitalism। और उनका मेन मोटो क्या था कि बस हमें तो अपना विकास करना है। अच्छा, इस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पे आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला चैप्टर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ आएगा ये।
एवरी पॉलिसी वाज गेयर टुवार्ड द स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म, और जो भी वो नीतियां बनाते थे भारत के लिए वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाते थे, जिनसे उनका फायदा, उन्हें भारतीयों के फायदे या डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। दे चेंज्ड द लॉज ऑफ लैंड ओनरशिप लॉ वाज चेंज, और कानून भी उन्होंने बदल दिया था, जमींदारी को यहाँ पे शुरू कर दिया था, जिससे क्या होता था एक गांव में एक जमींदार बना दिया जाता था और उससे वो लगान वसूलते थे, और वो जमींदार गांव के पीजेंट से लगान वसूलता था। दे इंटरफेयर व्हाट क्रॉप टू बी ग्रोन, और उन्होंने हमारे यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन क्रॉप का किया, जिसकी वजह से हम फूड क्रॉप उगाना छोड़ दिए थे कि, और फूड क्रॉप की फसलों पे लगान भी बहुत ज्यादा था, और कैश क्रॉप उगाने पे हमें मजबूर किया, और रॉ मटेरियल सारा अपने देश में ले जाते थे और फिर वहां से क्या लाते थे इंडिया के अंदर तैयार माल, और उसको और सस्ता बनाने के लिए उन्होंने 1869 में सुइज कैनाल भी बनाई थी। अल्टर्ड द वे ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, और उन्होंने हमारे सामान बनाने के तरीके को या उसके डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकतर बुनकर हाथ से सामान बनाते थे, पर वो लोग कैसे बनाते थे? मशीनों से। एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट, वो हमारे जंगलों में घुसे। ब्रॉट इट फॉरेस्ट एक्ट, कानून बनाकर जो वहां पे जंगलों में रहने वाले लोग थे, ट्राइबल लोग थे, जो अपनी रोजी रोटी जंगलों से या फॉरेस्ट से चलाते थे, उनकी रोजी रोटी पे बहुत प्रभाव डाला। और ठीक है, मैनी फॉरेस्ट दैट हैड अर्लियर प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेज फॉर द कैटल्स, वो भी अब वो अपने जानवरों के लिए भोजन भी वहां से नहीं ले सकते थे। आज भी आप देख लो, ट्राइबल्स जो लोग होते हैं वो मेनली आमतौर पर जो ट्राइब्स के लोग होते हैं वो अपनी जरूरतें कहाँ से पूरा करते हैं? प्रकृति से। और उन्होंने क्या शुरू करा? अंग्रेजों ने यहाँ पे डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई बहुत बड़े स्केल पे करी, ताकि यहाँ के लोग उस जगह पे क्या उगा सकें? खेती। क्योंकि आपको पता है खेती भी उनकी फैक्ट्रियों में, वो क्या नाम, टी प्लांटेशन करवाना चाहते थे। किस लिए? ताकि उनकी फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल टी टाइम पे मिलता रहे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा कॉलोनियल रूल का? टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स रूल, कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस अ वाइड इरा ऑफ चेंजेस इन एवरी स्फीयर, उन्होंने हमारे यहाँ के समाज के हर स्फीयर में बहुत परिवर्तन किया। बी इट लीगल और कल्चरल और आर्किटेक्चरल, चाहे वो लीगल कानूनों में या संस्कृति में, या हमारी देश की कल्चरल जो आर्किटेक्चरल जो डाइवर्सिटीज है उसमें भी मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। सम ऑफ दीज चेंजेस वर डेलिबरेट व्हाइल सम टुक प्लेस इन एन अनटेंडेड फैशन, और आज के कुछ तो थे बहुत मतलब कि ज्यादा बड़े स्केल पे किए गए, और कुछ ऐसे ही थे मतलब जो उनकी खुशी के कारण किए गए। द फोर्सेज दैट लीड टू चेंज वर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों फोर्सेज ने हम भारत के अंदर परिवर्तन लाया। एंड ड्यू टू दीज फोर्सेज द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन सोसाइटी। पहला हम इसके अंदर पढ़ेंगे पॉलिटिकल चेंज, राजनीति में क्या चेंज आया। कल्चरल लॉज रूल्ड इंडियन सोसाइटी बट ब्रिटिश मेड लीगल कोड्स, पहले हमारे यहाँ पे जो धर्म या वेदों में कानून थे वो चलते थे, पर उन्होंने कैसे कानून बनाए? लीगल कानून बनाए। रिटन लॉज लिखे इन प्लेस ऑफ लॉज बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन की जगह उन्होंने रिटन लॉज लिखे, जो आज भी हमारे यहाँ चलते हैं इंडिया के अंदर। संविधान, आज तो संविधान के हिसाब से कह सकते हैं, पर उस टाइम भी इस तरह के ही कानून थे। वी हैव अ पार्लियामेंट्री एंड अ लार्ज सिस्टम, लीगल सिस्टम। जब वो यहाँ पे थे हमारे पास क्या था? एक संसदीय मतलब कि सदन था और एक लीगल व्यवस्था थी। अब पुलिस थी हमारे यहाँ। एजुकेशनल सिस्टम बिल्ट वेरी मच, और पर याद रखना ब्रिटिश मॉडल पे था, और सिर्फ इतना ही उन्होंने एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया था ताकि इंडियंस उनके ऑफिस में काम कर सकें। On the model we drive on the left side on the road like the British. सोशल एंड कल्चरल चेंज, अगर देखें समाज में और संस्कृति में क्या चेंज आया उनकी वजह से, यहाँ मैनी मॉडर्न आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन रीच्ड इंडिया थ्रू कॉलोनियलिज्म के जरिए बहुत सारी विदेशी संस्थाएं भारत में आई। अवर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिफॉर्म, अवर कल्चर ईटीसी वर इफेक्टेड ड्यू टू कॉलोनियलिज्म, हुआ बहुत ज्यादा। आज आप देख लो कौन धोती कुर्ता या साड़ी पहनना पसंद करता है, हर कोई वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहा है। ये कौन लाया इंडिया के अंदर? ब्रिटिशर्स। डाइट फूड खाना पसंद करते हैं आज हम लोग, लस्सी कौन पीता है, या फिर जो हेल्दी चीजें थी वो कौन? अब तो हमें पिज्जा ये सब चाहिए। डाइट एंड फूड मैनर्स एंड सेंस ऑफ ड्रेसिंग ऑफ इंडियन, ये सब भी हमारा क्या हुआ? बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। वी लव टू ब्रेड, हमें किसको क्या पसंद है? अब ब्रेड, ऑमलेट, कटलेट्स, ये सब चीजें अब हमें पसंद है, पर पहले ये सब नहीं खाते थे भारतीय। मैनी स्कूल्स यूनिफॉर्म इंक्लूड नेक टाई, आज नेक टाई लगती है, पहले तो बच्चे बस वही कुर्ता पजामा पहन के स्कूल चले जाते थे, पर अब नेक टाई, ड्रेस, शूज। वी प्रेफर टू लिसन टू वेस्टर्न म्यूजिक, अंग्रेजी गाने बढ़िया पसंद लगते हैं आज। अब हमें कास्ट सिस्टम डिक्लाइन, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम घट गया, सती प्रथा बैन हो गई जब वो यहाँ पे थे, विलियम बेंटिक ने करी थी इसको। न्यू डिस्कवरीज, नए नए इन्वेंशन हुए। मोर इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू रेशनल थिंकिंग, और जो मतलब धार्मिक सोच नहीं रखता था उस व्यक्ति को ज्यादा महत्वता दी जाती थी, जिसकी मतलब रेशनल थिंकिंग होती थी।
जो फैक्ट्स को चेक करके डिसीजंस लेता था उस व्यक्ति की ज्यादा वैल्यू होती थी। लैंग्वेज प्रेफरेंस, आज आप देख लो संस्कृत भाषा कौन बोलना चाहता है, या जो हमारी 22 भाषाएं हैं 8वें शेड्यूल में, उनको सबको छोड़कर आमतौर पे किसको प्रीफेयर करते हैं, इंग्लिश को। और इंग्लिश उन 22 भाषाओं में नहीं है 8वें शेड्यूल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंग्लिश वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, बना दी गई, ऑफिस में ये भाषा यूज होगी। इट्स इम्पैक्ट हैज बीन मैनी साइडेड, उसका बहुत बुरी तरह मतलब कि कई रूप में प्रभाव पड़ा। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया, इंग्लिश भारत के अंदर बहुत बड़े स्केल पे यूज होती है। इट हैज गिवन एन एज इन द ग्लोबल मार्केट टू द इंडियंस, और आज इंडियंस इंग्लिश की वजह से ही मतलब ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। इट कंटिन्यूज टू बी अ मार्क ऑफ प्रिविलेज, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और जो व्यक्ति इंग्लिश बोल सकता था उसको बहुत ही अच्छा माना जाता था, सोसाइटी के अंदर बहुत प्रिविलेज्ड व्यक्ति माना जाता है। आप इंडियन सोसाइटी में आज भी देख लो, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है उसको ज्यादा महत्वता दी जाती है या उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। बट नॉट नोइंग इंग्लिश इज अ डिसएडवांटेज, और जो इंग्लिश नहीं बोल सकता उसे जॉब मार्केट में डिसएडवांटेज है, एज क्योंकि उसको रखेगा नहीं कोई, एज इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज अ डिसएडवांटेज फॉर दोज आल्सो हु आर ट्रेडिशनली डिप्राइव्ड ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन सच एज दलित, और उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा मतलब कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट था। क्यों? क्योंकि उन्हें तो कभी स्कूल्स में एंट्री भी नहीं मिल पाई, या उस तरह से उनको कभी समाज में उभरने नहीं दिया कि वो भी चीजों को सीख सकें, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर था। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म, British colonialism which was based on capitalist system directly interfered to ensure greatest profit and benefit to British capitalism। उनका मेन मोटिव था कि सिर्फ उनका फायदा हो, उन्हें भारतीयों के फायदे से कोई भी मतलब नहीं था, और वो अपना बड़े से बड़े स्केल पे मुनाफा कमाना चाहते थे। एवरी पॉलिसी वाज गियर टुवर्ड द स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म, उनका हर गोल या हर मतलब की पॉलिसी किस बेस पे थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो और उनकी कमाइयां और ज्यादा बढ़े। उन्होंने कभी भी भारतीयों के जीवन को सुधारने के बारे में बात नहीं की। इट चेंज्ड द वेरी लॉ ऑफ द लैंड, चेंज्ड द लॉ ऑफ द लैंड, और उन्होंने भारत का जो मतलब कि जो धार्मिक कानून होते थे उन सब में भी क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और अपने इंग्लिश कानूनों को इम्प्लीमेंट कर दिया। ओनरशिप के हक बदल दिए यहाँ, जैसे हमारे यहाँ पे हेरिडेटरी था, अच्छा भी था ये डिसीजन हेरिडेटरी वाले को बदल के, ताकि पीजेंट को भी जमीन मिल सके, वो भी सरवाइव कर सके। ओनरशिप डिसीजन ऑफ क्रॉप ग्रोन्स एंड इवन डिसाइडेड व्हाट क्रॉप टू ग्रो, और वो ही तय करते थे कि कौन सी फसलें उगाई जाएंगी। इंटरफेयर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी उन्होंने दखल दिया। अब क्यों? क्योंकि अपने यहाँ के मशीनों के माल बने हुए इंडिया के अंदर लाते थे, वो जल्दी बिक जाते थे, और जो भारतीयों के द्वारा बनाए जाते थे वो बहुत लेट से बिकते थे। The British law interfered with the manufacturing sector as well, changing the method of production। क्यों? क्योंकि वो मशीनों का उपयोग करते थे, और हमारे यहाँ किसका उपयोग होता था आमतौर पर, मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनते थे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री इन दी फॉरेस्ट एरिया, हमने अभी ये पीछे भी पढ़ा, क्योंकि उन्होंने जंगलों पे रोक लगा दी थी, जंगलों के अंदर एंट्री से, फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट पास करके। इट क्लियर्ड ट्रीज एंड स्टार्टेड ट्री प्लांटेशन, उन्होंने जंगलों को काटा और वहां पे चाय पत्ती के लिए उन जमीनों को प्लेन लैंड बनाए ताकि वो चाय पत्ती उगा सकें। इट ब्रॉट इन फॉरेस्ट एक्ट दैट चेंज्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते हैं, जिनका जीवन जंगलों पे निर्भर था, उनका तो जीवन अब बहुत ज्यादा प्रभावित होना था। देवर प्रिवेंटेड, उन्हें रोका गया जंगलों में जाने से, या फिर जंगलों से कोई भी चीज बाहर ले जाने से, या जंगलों से कोई भी रिसोर्सेज इकट्ठा करने से उन लोगों को रोक दिया गया। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, ये नहीं सोचा। पर उनको क्या था, उनको तो बस अपना फायदा देखना था, उनको भारतीयों के फायदे से कोई मतलब नहीं था। माइग्रेशन, colonialism lead to considerable movement of people from one part to another part। अब इसका परिणाम क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करने लगे। फॉर इंस्टेंस पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड मूव टू असम टू वर्क टू द टी, और आज के दौर में आप देख लो झारखंड से लोग असम में जाते हैं टी के बागानों में काम करने के लिए। और इवन देख लो आप इंडिया के अंदर बिहार के जो वर्कर्स मजदूर हैं वो इंडिया में, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में बहुत जगह माइग्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके वहां पे क्या है, फर्क कम है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिटी एंड एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन, उन्होंने यहाँ पे वेस्टर्न अंग्रेजी एजुकेशन शुरू करी, अपना कल्चर फैलाना शुरू किया। टू क्रिएट इंडियन हु वुड मैनेज ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ताकि वो जो उन लोगों को क्रिएट कर सके जो उनके दफ्तरों को या उनके कॉलोनियलिज्म की व्यवस्था को संभालने के लिए चाहिए। विच लीड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एंड एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस,
पीपल गोट यूनाइटेड टू नो द ब्रिटिश पॉलिसी, और लोग क्या होते थे इसमें अब एक मत हो रहा था लोगों का कि भाई अब हमें एक साथ होना पड़ेगा, ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी फ्रीडम विच बेनिफिटेड ब्रिटिशर्स ओनली, और वो सिर्फ इतनी आज़ादी देते थे या इतना हमें यूनाइट करते थे कि सिर्फ उन्हें फायदा हो सके, उन्होंने कभी भी हमारे फायदे की नहीं सोची है, याद रखना। People become aware about the irony got inspired and used against Britishers fought for both political and economic freedom, और वो भारत के लोग एक साथ आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने मोर्चे खोले और लड़ाई करनी शुरू करी। इसीलिए जो हमें किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेट अस सी व्हाट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण, मॉडर्नाइजेशन भी कह सकते हो आप इसे, जब पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़कर नई व्यवस्था को अपनाया जाता है या जीवन जीने के स्तर बढ़ जाते हैं, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द इमरजेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ inanimate power resources like टीम और इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ पीरियड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, और ये वो हमारे यहाँ तो हुआ नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बेसिकली इंग्लैंड में हुआ था, पर उसका प्रभाव तो यहाँ पे भी पड़ा। यहाँ पे भी शुरुआत हो गई थी स्टीम इंजन्स की या बिजली की जो जरूरतें थी, जिससे सोशल और इकोनॉमिक चेंज हमारे यहाँ की व्यवस्था का लोगों का बदला। इट इज द प्रोसेस बाय विच, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए एक इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड होती है। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर से किस पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। इंडिया ने भी अपनाया था 1991 के अंदर, जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, वो लेकर आए थे इस पॉलिसी को इंडिया के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिविजुअल मैनुअल लेबर इज ऑफन रिप्लेस बाय मैकेनाइज्ड मास प्रोडक्शन, और जो व्यक्ति को काम पे लगाया जाता तब उसको रिप्लेस कर दिया गया किसकी जगह, मशीनों की जगह, मतलब मशीनों को उनकी जगह ले आया गया। अब मशीनों को उनकी जगह ले आया जाएगा तो फिर वो लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, the process of social and economic change which is due to the reduction in individual capacity or the activities of a country's manufacturing and heavy industry। deindustrialization की वजह से क्या हुआ, समाज के और में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आने लगे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का रोजगार चला गया या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन के करने के आयाम या तरीके बदले गए। द रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री इन एन एरिया और अ कंट्री, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जब एक एरिया के अंदर फैक्ट्रियों को मतलब लोग विरोध करते हैं या लगने नहीं देते, उसको क्या बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। द रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री इन एन एरिया और अ कंट्री, इट इज द अपोजिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का उल्टा होता है ये। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट घट जाती है एंड इंक्रीज प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की महत्वता बढ़ जाती है। और आज आप देख लो सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे कम लोग इन्वॉल्व हैं और सबसे ज्यादा पैसा देश के जीडीपी में सर्विस सेक्टर से आता है। एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज सेक्टर आर इंडिकेटर ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ड्यू टू ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन। द एंस्ट्रियल क्राफ्ट, और जो हमारे यहाँ पे मतलब पूर्वों जैसे जो क्राफ्ट, पेपर मैशेज, आइवरी, लेदर या ग्लास और ये सब काम जो हाथ से होते थे, इन सब पे, इन इंडस्ट्रीज पे, इन छोटे छोटे उद्योगों पे बहुत फर्क पड़ा। और इसकी जब अब क्योंकि मशीनें आ गई थी तो लोगों के रोजगार क्या होने थे, चले जाने थे, छूट जाने थे, जिससे बेरोजगारी होती है। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने साथ फायदे भी लाता है, नेगेटिविटी भी लाता है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि भाई बेरोजगार होंगे लोग, एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा बड़े स्केल पे होगा, तो ये नुकसान भी है इसके। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहरीकरण। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल, से गांव से कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जब लोग, शहर की तरफ। इससे क्या होता है, गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनका प्रपोर्शन घट जाता है, जनसंख्या कम हो जाती है और शहर की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या जो बड़े शहर हैं, आप वहां पे देख लो, वहां पे जनसंख्या ज्यादा है किसके मुकाबले, गाँव के मुकाबले। इवन दिल्ली में ही देख लो, आसपास के पूरे भारत के लोग कितने आए हुए दिल्ली में, कितने ज्यादा रह रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अर्बन क्वालिटीज, और अर्बनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम अर्बन क्वालिटीज को अपनाते हैं। याद रखना, सोच भी मॉडर्न होती है, जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं उनको भी छोड़ा जाता है और मॉडर्नाइजेशन को अपनाया जाता है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड इन विच रूरल पॉपुलेशन अडॉप्ट द आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ अर्बन पीपल, की तरह लोग अपना जीवन जीने लगते हैं, उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं जब गाँव के लोग।
इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर लिंक्ड प्रोसेस। अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेट अस सी कैसे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द इमरजेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीन प्रोडक्शन की वजह से शुरू होता है, मतलब इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न ईरा। आज के आधुनिक युग में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ईरा है। इवन इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाया कैसे जाएगा, तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करना पड़ेगा। और वहीं पे नेगेटिव फैक्टर भी है कि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा। कार्बन एमिशन देख लो आप, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे, क्लाइमेटिक कंडीशन, ओजोन लेयर में डिप्लेशन, वो सब इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही तो परिणाम है। A prime feature of industrialization society today is that a large majority of the employed population work in factories, offices or shops rather than agriculture। आज लोग खेती को में काम करना कम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से प्रॉफिटेबल नहीं है। इवन आप देख लो इंडिया के जीडीपी में 13 से 14% आता है बस, और पॉपुलेशन कितनी इन्वॉल्व है? 48.9% के आसपास। तो फिर अब जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और प्रोडक्शन इतना कम है, तो फिर कहाँ से लोग खेती करेंगे? कौन कहता है कि उसका बच्चा किसान बने? क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है भाई। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर्स बनाना चाहता है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडिया। भारत पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा? लेट अस सी। या फिर भारत के सोशल स्ट्रक्चर पर। In India, the impact of the very same British industrialization lead to de-industrialization in some sector। उनकी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, पर हमारी फैक्ट्रियां क्या होने लगी? बंद होने लगी। एंड डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सिटीज। और मतलब कि जो हमारे यहाँ पे पुराने शहर थे या पुरानी मान्यताएं थी, वो सब क्या होने लगी? कम होने लगी। जस्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बूम्ड इन ब्रिटेन, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क मैन्युफैक्चरर फ्रॉम इंडिया डिक्लाइंड। हमारे यहाँ पे क्या होने लगी? वो घटने लगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ की मशीनों का बना हुआ माल आ रहा था। जस्ट एज मैन्युफैक्चरिंग बूम्ड इन ब्रिटेन, ट्रेडिशन ऑफ कॉटन एंड सिल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर घटने लग गई। क्यों? मशीनों से बना हुआ सामान आ रहा था। इन द फेस ऑफ मैनचेस्टर कंपटीशन, और अंग्रेजों के मुकाबले हमारे यहाँ के प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर सकते थे क्योंकि एक्सपेंसिव होते थे हमारे। डिक्लाइन इन सिटीज सच एज सूरत एंड मछलीपट्टनम, वाइल बॉम्बे एंड मद्रास, यहाँ इन शहरों में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन घट गया था। अनलाइक ब्रिटेन वेयर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पे तो लोगों को रोजगार मिल रहा था क्योंकि फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा लग रही थी। इन इंडिया द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ दिस सेम लीड टू मोर पीपल मूविंग टू इनटू एग्रीकल्चर। और हमारे यहाँ क्या हो रहा था? जो लोग पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे या सिल्क की या इन सब में, वो अब किस तरफ शिफ्ट हो रहे थे? खेती की तरफ। उनके रोजगार छिन गए थे बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रियों से माल सस्ते में बन के आ रहा था। द चेंजेस इट ब्रॉट अबाउट इन द इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर। अब क्या क्या चेंजेस आए? लेट अस सी। डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज। सबसे पहले जो उनकी पॉलिसीज होती थी वो भेदभाव वाली होती थी। ठीक है। इंटरफियरेंस इन द कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन, इसमें हमारे यहाँ चेंज आया। फोर्स लेबर, जबरदस्ती मजदूरी करनी पड़ रही थी या करवाते थे। डिक्लाइन ऑफ अर्लियर अर्बन सेंटर, जो शहरों में हमारे यहाँ सेंटर्स बने हुए थे वो घटने लग गए। सर्टेन क्रॉप्स को प्रमोशन किया गया, मेनली कैश क्रॉप को, और कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे घटा क्योंकि अंग्रेजों को मेन क्या था? वो हमेशा बस हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और किसी भी तरह बस इनका एक्सप्लॉइटेशन कर लो। द टी प्लांटेशन, अब इस चीज को तो बढ़ावा मिलना ही था क्योंकि ये उनको फायदेमंद चीज थी उनके लिए। द कॉलोनियल गवर्नमेंट यूज्ड अनफेयर मीन्स टू हायर एंड फोर्सिबली कीप लेबर्स एंड क्लियरली एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स। और उनके हिसाब से ही काम करते थे और इन लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था और तनख्वाह क्या दी जाती थी? बहुत कम। हार्श मेजर्स वर टेकन अगेंस्ट द लेबरर्स टू मेक श्योर दैट बेनिफिटेड टू द प्लांटर्स। और कठिन मतलब की डिसीजंस लेते थे जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। किनको? प्लांटर, उनको जो बड़े बड़े क्या हैं? टी के बागान के मालिक है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स उन्होंने कोई नहीं अपनाए, वो सिर्फ क्या करना चाहते थे? एक्सप्लॉइटेशन। और किसका फायदा? ब्रिटेन का। सारे कानून किसके फेवर में बनाए जाते थे? ब्रिटिशर्स के फेवर में। एक्सप्लॉइटेशन इंडिया का किया जाता था, ज्यादा टाइम घंटे काम करवाया जाता था, 12-12 घंटे पर दिहाड़ी टाइम पे नहीं दी जाती थी, और अगर दी जाती थी तो बहुत कम दी जाती थी। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देयर वाज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और मालिक कभी भी या एम्प्लॉयर, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो कभी भी अपने मालिक से नहीं मिल सकते थे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे। तो फिर अपनी समस्या किसको सुनाएंगे जाके? अब कॉन्ट्रैक्टर तो भाई जबरदस्ती काम करवाएगा सस्ते रेट में। बिटवीन हु यूज टू एक्सप्लॉइट देम, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी। भाई हेल्थ से क्या मतलब उन्हें भारतीय की? उन्हें तो मुनाफा कमाना है। नो अटेंशन वाज पेड टुवर्ड्स द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स। द प्लांटर्स वर लीस्ट कंसर्न आइदर दस द वर्कर सफर्स इनजस्टिस। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि हम लोगों को क्या बीत रही है, बस अपना फायदा देखो।
अब लेबरर्स को वो रिक्रूट कैसे करते थे, जैसे टी इंडस्ट्री बिगेन इन इंडिया इन 1851, मोस्ट टी गार्डन आमतौर पर कहाँ पे थे, असम में। इन 1903 इंडस्ट्री एम्प्लॉयड 4,79,79,000 परमानेंट एंड 93,000 टेम्पररी एम्प्लॉय थे वहां पे। असम वाज sparsely populated. The tea plantation were located in uninhabited hillside. Bulk of labor had to be imported from other provinces, क्योंकि आमतौर पे वो खेत जो बागान थे वो हिली एरिया में थे, इसलिए दूसरे उससे इलाकों से वहां पे मजदूर लाए जाते थे। To bring thousands of people every year from their far off home in the strange land, possessing unhealthy climate and infected with a strange, और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था। वे एक व्यक्ति पूरे एनवायरनमेंट को बदल जाएगा उसका, जब वो यहाँ पे आके काम करेगा तो फिर क्या होगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। Fevers required provisions of financial and other incentives what the tea planters of Assam were unwilling to offer. वो नौकरों को अपने यहाँ या जो वर्कर्स थे उनको कभी भी इस तरह के फायदे नहीं पहुंचाते थे। Instead, they had resources to fraud Koreans, and they persuaded the government to aid and abet them in the unholy task by passing penal laws, और इस तरह के कानून बनाते थे जिससे क्या हो सके, मतलब कि इंडियन लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। द रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर फॉर द टी गार्डन्स कॉन्ट्रैक्टर बेस पे किया जाता था आमतौर पर, ठीक है ना, कि इतने साल के लिए किया जाएगा। नेटिव लेबरर एक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर एक्ट नंबर 2 of 1863 और बंगाल अमेंडेड इन 1865, 1870 एंड 1873। इस कानून को भी वो अमेंड करते रहे, किस हिसाब के लिए या किस तरह, अपने फायदे के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत में कैसे था इंडस्ट्रियलाइजेशन। द कॉलोनियल स्टेट हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया। उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, क्योंकि उसी बेस पे होना था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो पूरी तरह रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ावे देने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हमारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड था 5 ईयर प्लान। द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट प्लेड एन एक्टिव रोल इन प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम था और उसके ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की बहुत ज्यादा थी, बर्डन ज्यादा था। स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया ताकि लोग अपने देश का माल खरीदें, और नए नए आइडियाज अपनाए गए गरीबी को दूर करने के लिए। इंडियन नेशनलिस्ट सा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एज द पाथ, और वो समझ गए थे कि देश का अगर विकास करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। जो भारत के नेता थे, और सोशल इक्विटी को भी प्रमोट करना पड़ेगा, समाज के हर वर्ग को हमें चैनलाइज करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, नई नई मशीनों का, बड़ी फैक्ट्रियों का डेवलपमेंट किया गया। इवन आप देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 वाली तो फेल हो गई थी। 1956 में शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी, 3 शेड्यूल डाले गए। शेड्यूल ए के अंदर 17 फैक्ट्रीज थी जिनपे डायरेक्ट सरकार का कंट्रोल था। शेड्यूल बी के अंदर 12 फैक्ट्रियां डाली गई जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे, और बची हुई शेड्यूल सी में जिसपे प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। डेवलपमेंट ये हो गया, हैवी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर सेटअप की गई ताकि बड़े स्केल पे प्रोडक्शन किया जा सके और लोगों को रोजगार मिल सके। अ मॉडर्न प्रोस्पर्स इंडिया एज विजुअलाइज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज टू बिल्ड ऑन एन एडिफिस ऑफ जायंट स्टील प्लांट और गैग्नेटिक डैम्स एंड पावर स्टेशन। और ये सब अगर हमें भारत का विकास करना था तो इतने बड़े देश के लिए इन सब चीजों को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, अब अर्बनाइजेशन ही हमारा लास्ट टॉपिक है। एज वी आर अवेयर ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया, रिसेंट ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भारत के अंदर बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन आई। ग्लोबलाइजेशन हैव लीड टू इनॉर्मस एक्सपेंशन एंड चेंज इन द सिटी, शहरों का स्ट्रक्चर बदला ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इन द 21st सेंचुरी इंडिया विल बी विटनेसिंग फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, बहुत तेजी से हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है। विद द एम्बिशियस स्कीम ऑफ स्मार्ट सिटीज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं ताकि डेवलपमेंट को बड़े स्केल पे प्रमोट किया जा सके। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेंड स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर हर तरह की लग रही है फैक्ट्रियों के अंदर। 10 पीपल आर मूविंग फ्रॉम द विलेज टू सिटीज, किस लिए? उसके लिए, रोजगार के लिए। अब पर इसमें देखो एक नुकसान ये भी है, जब गांव के गरीब लोग शहर में जाते हैं तो गरीबी ट्रांसफर हो जाती है, माइग्रेट होती है गांव से शहर की तरफ, अगर उन लोगों को रोजगार ना मिले।
Thus people are moving from the village to cities from employment and settle there, resulting is a rapid increase in the population in urban area. और मेगा सिटीज में ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन. द रीजन फॉर ट्रेंड्स आर, अब क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घटता जा रहा है नेशनल इनकम में 12.5-13% के आसपास, इसलिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं. दस ऑफ लेबर सेविंग टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, द यूज ऑफ लेबर सेविंग, इसलिए मशीनों का उपयोग हो रहा है, तो अब मजदूरों की इतनी यूज नहीं है एग्रीकल्चर में. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है रूरल एरिया में, और बेसिक जो जरूरतें हैं लाइफ को चलाने के लिए वो भी बहुत कम है. उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम भी ग्रो कर सकें. और अगर हमारे द्वारा इस चैप्टर में कोई गलत पॉइंट या कोई स्पेलिंग मिस स्पेल्ड हो गई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं. ठीक है, बाकी आप उसको करेक्ट जरूर करवाइएगा कमेंट बॉक्स में बताकर. तो ये चैप्टर 1 हो गया हमारा, और सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 8 है. चैप्टर 1 बुक 2 के हिसाब से है. बाकी वीडियोस बहुत ही जल्द आ जाएंगी. आप इतना प्लेलिस्ट में पिछली 6 वीडियो और ये 7वीं वीडियो है, इसको चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद.